नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर का मंडे एडिशन लाइव। और मैं इस समय दुबई में हूं और दुबई से आज टक्कर का ये एडिशन लाइव और एक्सक्लूसिव जरूर देखिएगा। आज हम टक्कर के एडिशन में आपको तीन चीजें दिखाएंगे। पहला, हम आपको अबू धाबी में जो पहला हिंदू मंदिर बन रहा है इस रेगिस्तान के अंदर, उसके दर्शन कराएंगे लाइव, जो कि अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में एक चमत्कार है। वो क्यों चमत्कार है और क्यों अद्भुत है, ये जानने के लिए टक्कर का आपको ये एडिशन देखना पड़ेगा। दूसरा, हम आपको दुबई एक्सपो लेके चलेंगे कि दुबई एक्सपो में राम मंदिर से लेकर कोणार्क टेंपल तक, कोणार्क टेंपल से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर हरमिंदर साहिब गोल्डन टेंपल अमृतसर तक, और साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी की किस तरह की बातें हैं उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। यानी हम आपको दुबई एक्सपो के इंडियन पवेलियन यानी इंडिया पवेलियन यानी भारतीय पवेलियन लेके चलेंगे और साथ ही एक्सक्लूसिव बातचीत कराएंगे आपकी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से। तो आज का टक्कर का मंडे एडिशन दुबई से। ये किसी सपने से कम नहीं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ये भारत की सांस्कृतिक ताकत का एहसास कराने वाला पल है। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय हम मौजूद हैं अबू धाबी के हिंदू टेंपल में। क्या किसी ने सोचा होगा कि अबू धाबी जैसी जगह एक भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार होने को? लेकिन अब ये सिर्फ कल्पना नहीं है। आज मैं अपने साथ आप सभी को इसका साक्षी बनाने जा रहा हूँ। जो आना चाहते हैं, एवरी संडे हमें लगभग 500-700 लोग आते हैं, सत्संग करते हैं और नींव की ईंट रखते हैं। तो आज आप भी भाग्यशाली हो गए हमारे साथ में। आप नींव की ईंट जी वहां पे रखेंगे मंदिर पे, तो जिंदगी में एक दिन बोलोगे कि ये मंदिर की नींव की ईंट हमने रखी थी। जी नहीं, बिल्कुल, ये तो बड़ी भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। महादेव का आशीर्वाद है कि ऐसा हो पा रहा है। चलिए, तो ड्यूरिंग अभी हम देखेंगे किस तरह से मंदिर बन रहा है व्यूअर्स, और ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी कठिनाइयां आई। सालों में मोदी सरकार की कोशिशों और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की पहल के बाद ये सपना अब साकार होने जा रहा है। ग्यारह फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदिर की नींव रखी थी। अब वो दिन दूर नहीं जब 7 शिखर वाला मंदिर पूरी तरह अस्तित्व में आ जाएगा। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। और अब आप देख सकते हैं शिला पूजन के बाद, यानी इसकी पूजा के बाद हम इसको प्लेस करने के लिए जा रहे हैं, इसे रखने के लिए जा रहे हैं
मंदिर वाली जगह पर। मेरे साथ अशोक कोटेचा जी हैं और बाकी पीपैप्स मंदिर के तमाम वॉलंटियर्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं। तो निश्चित तौर में ये अद्भुत है अपने आप में। अबू धाबी जैसे इलाके में, यूएई में हिंदू मंदिर की स्थापना अपने आप में एक इतिहास है। ये जो तमाम आप ईंटें देख रहे हैं मेरे हाथ में, इनके हाथ में, इनके हाथ में, ये तमाम ईंटें भारत से आई हुई हैं, हाथ की बनी हुई ईंटें हैं ये। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सो पूरा मंदिर आप देखते हैं, जो एक्सटीरियर है उसका वो पिंक सैंडस्टोन राजस्थान से आता है, भारत से आ रहा है। भारत से आ रहा है। जो इंटीरियर्स बनेगा वो व्हाइट इटालियन मार्बल बनता है। ये जो मंदिर है वो 3 भागों में बनेगा। उसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे गर्भगृह और मूर्ति रखेंगे, और उसके ऊपर शिखर, 7 शिखर का ये मंदिर बनेगा। अभी ये जो तो ये जो है, हाँ, ये जो मंदिर दिख रहा है हमें, ये ग्राउंड फ्लोर है, वो 14 लेयर में बनता है। और ये अपने स्थापत्य शास्त्र में हर एक लेवल का एक यूनिक नाम दिया गया हुआ है। ओके। और ये फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर, सो इट इज जस्ट लाइक जिक्सॉ पजल कैसे होता है, वैसे एक स्टोन के ऊपर दूसरा स्टोन रखा जाता है। ओके। और 2000 आर्टिशियंस इंडिया में काम कर रहे हैं, और करीबन 100 से ज्यादा आर्टिशियंस यहाँ रह के ये मंदिर की रचना यहाँ पे हो रही है। पत्थर की बात करें तो जो 2000 आर्टिशियंस है वो वहाँ पे बैठ के पहले पेपर पे डिज़ाइन होती है, फिर उसका वो जो पेंसिल ड्राइंग है वो स्टोन पे किया जाता है, और सिर्फ फिर चीजल और हैमर की मदद से ये पूरा कार्विंग वहाँ पे होता है। और जैसे अभी अशोक भाई ने बताया, हर एक पत्थर का एक यूनिक नंबर दिया जाता है, और वो यूनिक नंबर पत्थर से उसको पता चलता है। जब ये पत्थर वहाँ से राजस्थान से लेके गुजरात में आता है, कंडला पोर्ट से दुबई पोर्ट में आता है, और यहाँ की गवर्नमेंट ने हमने स्पेशल ग्रीन चैनल परमिशन दिया हुआ है, इट कम्स डायरेक्टली टू द मंदिर इन अबू धाबी। ओके। और ये जो 2 क्रेन दिख रही है उसके बाजू में वो नंबरिंग के साथ वो पत्थर रखे जाते हैं। ओके। और जब वो आर्टिशियन को पत्थर लगाना होता है, वो नंबर देख के पता चलता है कि ये पत्थर यहाँ फिट होने वाला है, वो आर्टिशियन फिर वो पत्थर को यहाँ लाता है और फिर उसको यहाँ पे रखता है। और ये जो खाली जगह अभी दिख रही है, वहाँ पे सब मूर्तियाँ आएगी, 1000 से ज्यादा मूर्तियाँ अपने साधु, अपने आचार्य, सबकी यहाँ मूर्ति यहाँ पे रखी जाएगी। तो ये जमीन कब तक मंदिर को अलॉट हुई है? मंदिर को जो है, तो रॉयल डिक्री इज इन अरबिक में है, बट व्हाट इट मींस के इट्स ए परपेचुअल, जब तक सूरज उगता रहेगा तो ये जमीन हिंदू मंदिर के लिए होगी। जब तक सूरज उगता रहेगा तब तक ये मंदिर हाँ जी, हिंदू मंदिर के लिए होगी। ये रॉयल डिक्री है। ये रॉयल डिक्री। यहाँ BAPS हिंदू मंदिर के कंस्ट्रक्शन साइट पे है। ये मंदिर जो अभी यहाँ बनने जा रहा है, यहाँ पे 7 शिखर होंगे। 7 शिखर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट द 7 एमिरेट्स। ये जो देश के 7 एमिरेट्स है उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे अलग अलग देवी देवता, अपने जो ईश्वर जो है उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे रखी जाएगी। और ये जो सामने है वो गर्भगृह रहेगा, जहाँ मुख्य मूर्ति पीछे की साइड। तो 3 शिखर वहाँ रहेंगे और 2 ही इस तरफ। टोटल 7 शिखर का ये मंदिर रहेगा। ये ग्राउंड फ्लोर पे अभिषेक मूर्ति रखी जाएगी, और फर्स्ट फ्लोर पे ये सब गर्भगृह रखे जाएंगे। और यहाँ हर एक अलग अलग देवी देवताओं का मूर्ति की यहाँ पे स्थापना होगी। 7 शिखर होगी। मेरे साथ मौजूद हैं पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी, जिनसे आज हम संवाद करेंगे, बात करेंगे। ये जो एक अद्भुत हम कहें मिरेकल इसको कह सकते हैं, सपना इसे कह सकते हैं, ये साकार हो रहा है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मायने हैं। और जिस जगह ये हिंदू मंदिर बन रहा है, इस समय मैं बता दूं, मैं इस मंदिर का जो ग्राउंड फ्लोर है
वहां पर हूं जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़ा हूं जहां पे आबू धाबी में हिंदू मंदिर बन रहा है। स्वामी जी अभिनंदन है आपका न्यूज़ 18 पर। नमस्कार, जय स्वामीनारायण जी स्वामी जी, ये तो इसे देखकर तो मैं चौंक गया। मतलब किस तरह का अद्भुत नजारा है ये, और इट इज समथिंग लाइक मिरेकल। देखो, जो लोग इधर आते हैं जी वो कोई भक्ति से आते हैं, कोई इंतजारी से आते हैं जी, मगर सबके दिल में एक भावना होती है कि एक चमत्कार जैसा है जी और ये चमत्कार संवादिता का है। ये चमत्कार में सबकी एक प्रार्थना है, भावना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, द सीड ऑफ दिस एंटायर आइडिया, जी द सीड बिगिंस इन 1997, जब हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने एक प्रार्थना की थी शारजा के डेजर्ट में, और नेचुरली वो बोले कि अबू धाबी में मंदिर होगा। तभी सबको मन में एक कोई बात, आप भी थे मौजूद वहां पर? मैं सामने ही था, तो हम मुस्कुराए। मैं सामने ही था और सब हम मुस्कुराते थे। जी। हमको लगा कि ये तो बड़ी भावना है और बड़ी भक्ति है, मगर बने ऐसा तो कोई आपने मतलब उसको शक्यता मजाक नहीं में ले लिया, आपने बोला कि कह रहे हैं, बस ऐसे ही कह रहे हैं। था। मजाक हम नहीं बोल सकते हैं, मगर हमारे दिल में ऐसा भावना थी अच्छा। कि ये तो यदि होगा कि नहीं होगा, किसी को मन में ऐसा भाव, इच्छा। और देखो, कुछ कंफर्मेशन तो था नहीं। फिर मैं वहाँ ही था, मैंने खुद वो शब्द रिकॉर्ड किए हैं जो प्रमुख स्वामी ने मैंने देखा प्रेम से बताया 1997 में, 1997 में 1997 में शारजा की डेजर्ट पे। सो एज टाइम वेंट, और हमने वो भी देखा कि जब देश और इंटरनेशनल रिलेशंस बदल जाते हैं, तभी यूएई देश और भारत देश उसके संबंध अच्छे होने लगे। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोदी साहब, उन्होंने एक जो क्राउन प्रिंस है हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उसकी दोस्ती और भावना और भारत की नज़दीक आने की जो एनवायरनमेंट हुआ, तभी ये बात फिर से वापस आई 2018 में। हाँ, नो, एक्चुअली इट ऑल बिगैन इन 2015 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, और 2015 में ये शुरुआत होती है इसकी। यस, इसकी और 2013 में हमने ये बात बताई थी, मगर उसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट आया नहीं था। सो व्हाट रियली हैपेंड दैट 2015 जब मोदी साहब इधर आए, तो प्रधानमंत्री ने यूएई विजिट पर क्राउन प्रिंस के साथ बात की, तभी दे डिसाइडेड दैट यस वी विल गिव अ लैंड फॉर अ हिंदू टेम्पल। मगर कहाँ, नॉट जस्ट हिस्टोरिक, बट कहाँ, कैसा, कितना मिलेगा वो किसी को मालूम नहीं था। देन अगेन 2018, आफ्टर 3 years ऑफ प्रोसेस, देखो ये बात हम सबको समझनी चाहिए। जिस देश में हम कोई भी कुछ काम करते हैं तो उस देश की मर्यादा, कायदा कानून सबको पालन और आदर देकर काम करना चाहिए। वो हमारा धर्म हमको सिखाता है। वी बिलीव इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोर देन राइट्स। पूरी दुनिया राइट्स की बारे में ही बात बताती है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो ऐसे ये सब आगे बढ़ा, और उसके बाद आप जहाँ खड़े हो वहाँ वो मंदिर आकार ले रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप बता रहे थे, मैं चाहता हूँ व्यूअर्स आपको भी पता लगे कि जब ये जमीन अलॉट हुई आपको, तो ये पूरा इलाका रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में हम सब जानते हैं कंस्ट्रक्शन करना, यानी यहाँ पर कुछ भी बनाना थोड़ा कठिन होता है। सामान्य जगह से थोड़ा कठिन होता है बनाना, क्योंकि यहाँ पर 90 मीटर तक नीचे जाना पड़ता है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो पक्की रहे। लेकिन इस इलाके में जो मंदिर की आपको जो बाउंड्री दिख रही है, व्यूअर्स आपके संदर्भ में बता रहा हूँ, जो भारत के व्यूअर्स देख रहे हैं, जो देश विदेश के व्यूअर्स देख रहे हैं, ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं, क्योंकि सामान्य तौर पर मैं भी पॉलिटिकल डिस्कशंस करता हूँ, इलेक्शन के डिस्कशंस करता हूँ, वॉर के डिस्कशंस करता हूँ, लेकिन आज मैं आबू धाबी के इस हिंदू मंदिर में इसलिए हूँ कि आपको बता सकूं, आपको समझा सकूं, आपके साथ एक संवाद स्थापित कर सकूं कि कितना बड़ा काम भारतीय संस्कृति के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए बैप्स कर रहा है। ये वाकई काबिले तारीफ है। स्वामी जी, एक चीज कि इस पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि ये पूरा रेगिस्तान का इलाका है, रेत है, पूरी तरफ पूरा रेगिस्तान है, और मैं
जब आ रहा था, इसके बारे में सुन रहा था, पढ़ रहा था, यहाँ पर ऊंट बांधे जाते थे, लेकिन अब यहाँ हिंदू मंदिर की स्थापना हो रही है। लेकिन इसकी जो नीचे का एरिया है, जो रेत है, उसके नीचे एक सॉलिड पत्थर मिला है इसी इलाके के अंदर। सो मैं आपको बताऊं जी कि सबने हमको बात बताई थी कि जब डेजर्ट में कुछ भी काम करना है जी, तो यू हैव टू यूज पाइलिंग, और पाइलिंग कभी 30 मीटर और 90 मीटर 90 मीटर। पाइलिंग मतलब नींव? No, not foundation. जी। Foundations are based on piles. The piles have to go so deep. 90 Okay, मीटर। yes. Because रेत में क्या होता है, liquefaction होता है, जब पानी आता है तो पानी के साथ even the earth starts flowing. Yeah. So to have stability तो क्या करना चाहिए? तो पहले हमको जो जमीन दी थी वो 2.5 एकड़ 2.5 एकड़, उससे आगे जाकर 5 एकड़ दी, और बड़े जो हमारा जो सब प्लान और सब कुछ देखकर, और राजा महाराजों को भी एक भावना थी कि अच्छा तरीके, सबसे अच्छा एक मंदिर हो, ट्रेडिशनल मंदिर हो। तो देखो जब 13.5 एकर्स लैंड इधर मिली और जब जियोफिजिकल सर्वे किया तो उसमें हमको सरप्राइज, हम खुद उसको चमत्कार बोलते हैं, और सब जगह पर there is just sand, just underneath the temple there is a 20 meter thick band of solid sandstone, और just 1 meter down. So इधर कोई खोदकाम भी करना पड़ा नहीं मतलब है, खुदाई करनी नहीं पड़ी। भगवान ने फाउंडेशन रख दिया है। और देखो जब अच्छा काम होता है, जी। दिस इज हैपन नेचुरली। ये सब कुछ मतलब भगवान ने ही, ईश्वर ने ही, महादेव ने ही यहाँ फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ है, तो इंसान को रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये कहना सही होगा? Genuinely, I'll tell you, and I think all the viewers should also know जी। that if you have a good heart and a good idea, the heavens help you. So this is how things have विचार happened. अच्छे हो, विचार अगर सुविचार हो तो आपको पूरी कायनात मदद करने के लिए आ जाती है, ये कहना सही होगा। Yes. And another thing I think आपको भी I think interesting लगेगी, that normally जो sand होती है, जो रेत जो होती है, तो कंस्ट्रक्शन में जो हम उपयोग करते हैं तो वो सल्फर फ्री और क्लोरीन फ्री होनी चाहिए। सो जब डेजर्ट है और पूरी जगह सब पर तेल निकलता है तो उसमें सल्फर और क्लोरीन तो होता ही है, मगर सबके आश्चर्य बीच ये जो रेत इधर है वो सल्फर फ्री और क्लोरीन फ्री है। तो वो रेत से ही एक ट्रक रेत की बाहर से लानी पड़ी नहीं है। अद्भुत है ये अपने आप में कि यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी फाउंडेशन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फाउंडेशन पहले से थी। अधिकतर रेगिस्तान की रेत में क्लोरीन होता है और भी तरह के पदार्थ होते हैं विच यू कांट यूज, जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ की रेत में नहीं है। ये अपने आप में मिरेकल है, अपने आप में अद्भुत है, चमत्कार है। और जैसा स्वामी जी ने बोला कि आपके विचार अगर सुविचार है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपकी मदद ईश्वर खुद करते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, यदि आपके पास समय हो तो जी। आप पूरे मिडिल ईस्ट में कंस्ट्रक्शंस वो कंक्रीट ब्लॉक में से होता है, कंक्रीट ब्लॉक्स। इधर हम पत्थर, नो स्टील, वी आर नॉट यूजिंग नो फेरस मटेरियल। कहाँ भी कभी भी ऐसा मंदिर और कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं है। सो वी आर यूजिंग एंशियंट ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हाउ मैं आपको बताता हूँ। तो देखो हम भारत से ये ब्रिक्स लाए हैं, ईंट मैंने जो देखा है, तो भारत से लाए हैं। सो आप आत्मनिर्भर की बात बताते हो, तो भारत से ईंट इधर आई है पहली दफे। सो क्या है, जो पत्थर है उसको जो बैकिंग देना है, पत्थर भी भारत से आ रहा है, सब पत्थर राजस्थान से आ रहे हैं। सो ये पत्थर उधर घड़ाई काम होती है। इधर का जो हमने जो फाउंडेशन किया वो हाई वॉल्यूम फ्लाई ऐश। हाई वॉल्यूम फ्लाई ऐश मीनिंग ग्रीन फाउंडेशन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फाउंडेशंस किए हैं। उसके पर हम जो पत्थर लगाते हैं उसमें भी कोई स्टील और फेरस नहीं है, उसकी भी ऐसी घड़ाई किया काम किया है। इसमें बीच में भी हमने, आपको मालूम होगा कि 300 हम सेंसर्स रखने वाले हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन एक मंदिर बनता है, उसमें 300 सेंसर्स हो गए विच विल कंटिन्यू टू मेजर उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर, तापमान,
और उसका मोशन। जी ओके, सो बिल्डिंग कैसा है उसकी भी लाइव डेटा को प्राप्त होगी। इसके वजह से खलीफा यूनिवर्सिटी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ अबू धाबी, वो पीएचडी करते हैं ये मंदिर के फाउंडेशन पर। मंदिर के फाउंडेशन पे पीएचडी हो रही है, अबू धाबी यूनिवर्सिटी कर रही है। ये अपने आप में चमत्कार है। स्वामी जी, आपने इतना समय दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हैं हम आपके कि आपने इतना समय दिया। और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के दौरान आ सके। यहाँ पर हमने भी अपना छोटा सा योगदान दिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। आज इंडिया पवेलियन के अंदर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कोणार्क मंदिर, श्री राम मंदिर, दिखाऊंगा काशी विश्वनाथ धाम, साथ ही दिखाऊंगा इसरो की टेक्नोलॉजी। यहाँ पर पहला रॉकेट हमारा कब उड़ा था वो भी बताया गया है। यहाँ पर ये काशी विश्वनाथ धाम है, जहां हम अपनी हेरिटेज और कल्चर की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड की हमारी हेरिटेज है। तो ये है भारत की, नए भारत की शक्ति। जय। मैं इस समय मौजूद हूं दुबई में, और दुबई के एक्सपो में मैं पहुंचा हूं और मैं इंडिया पवेलियन में खड़ा हूं, इसलिए आपको तिरंगा दिख रहा है, सुस्वागतम लिखा हुआ है। और अब मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा कि भारत की संस्कृति और इनोवेशन का, इसके साथ स्पेस का बेजोड़ मेल क्या है आज इंडिया पवेलियन के अंदर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कोणार्क मंदिर, श्री राम मंदिर, दिखाऊंगा काशी विश्वनाथ धाम, साथ ही दिखाऊंगा इसरो की टेक्नोलॉजी, साथ ही दिखाऊंगा योगा की ताकत। आज का ये जो एडिशन है ये वाकई जोरदार होगा। हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। चलिए अगले कुछ मिनट तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, अपना रिमोट साइड पर रख लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट हम आपको बताएंगे भारत की सांस्कृतिक ताकत, इसके साथ साथ भारत की स्पेस ताकत, भारत की इनोवेशन। तैयार हो जाइए उसके लिए। नमस्कार। तो अब हम इंडिया पवेलियन में मौजूद हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, ये नज़ारा वाकई अद्भुत है। बहुत से लोग, अगर हम कहें तो जो फुटफॉल है वो ज़बरदस्त है। यहाँ पर कई लाख लोग यहाँ आ चुके हैं, 6 लाख से ज़्यादा का फुटफॉल हो चुका है। अब आपको मैं बताऊं तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कह सकते हैं कि कैसे इंडिया की एस्ट्रोनॉमी ने दुनिया को रास्ता दिखाया है, जिसमें प्राचीन भारत की बात भी है, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी की भी बात है। इसके साथ साथ इंडिया का लिटरेचर और हेरिटेज कितना महत्वपूर्ण है उसकी बात बताई गई है। और अब मैं मौजूद हूँ भारत की स्पेस ताकत में। मैं मौजूद हूँ इसरो का जो यहाँ पवेलियन है उसके अंदर। इस इंडिया पवेलियन में जो इसरो का सेक्शन है वहाँ मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर दिलचस्प बात ये है, यहाँ पर पहला रॉकेट हमारा कब उड़ा था वो भी बताया गया है, 1980 के अंदर। और हमने लेटेस्ट किस टेक्नोलॉजी तक पहुँचे हैं उसका मुजाहरा किया गया है। ये वाकई नज़ारा अद्भुत है। और ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, जिसमें ये इंडियन स्पेस लॉन्च व्हीकल गैलरी है, जो कि जिसमें बताया गया है कि किस तरह से भारत जो है अपनी स्पेस पावर का इस्तेमाल करता है और किस तरह से वो इतनी डायनामिक है, जिस तरह से उसमें बदलाव आए हैं टेक्नोलॉजी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, अद्भुत मिश्रण है ये संस्कृति का, टेक्नोलॉजी का और शक्ति का। और अब मैं इंडिया पवेलियन के अंदर योगा गैलरी में मौजूद हूँ। मेरे साथ गुनवीना जी भी हैं। गुनवीना जी इधर आइए और एक बात बताइए कि 16 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। भारत की अध्यात्म की शक्ति, भारत की जिसे कहते हैं स्पेस पावर, इन सब का मिश्रण देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर हम देखें तो हरमंदिर साहब है, श्री राम प्रभु का मंदिर है, बैप्स का जो मंदिर अबू धाबी में बन रहा है वो है। अद्भुत नज़ारा है ये। व्हाट यू हैव टू से? आपने बिल्कुल सही कहा। इंडियन पवेलियन में जब बन रहा था तभी हमने ये सोचा था कि यहाँ पर पूरे विश्व को क्या दिखाया जाए, पूरी टीम ने ये सोचा था। एंड
ये डिसाइड किया गया था कि एक ऐसा भारत दिखाया जाए जो कि मॉडर्न है, जी, जो कि टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है एंड लीड कर रहा है, जहाँ की हम फिर भी अपनी मॉडर्न सभ्यता के साथ साथ टेक्नोलॉजी दिखाते हुए भी हमारी हेरिटेज और सभ्यता जो है उसको भी बनाए हुए हैं, योग को बनाए हुए हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं आयुष, आगे देखेंगे आयुष को भी हमने दिखाया है यहाँ। चलिए हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा योगा का पवेलियन है व्यूअर्स। और गुनवीना जो है वो यहाँ की ये जो इंडिया पवेलियन है इसकी डायरेक्टर है। तो निश्चित तौर पे इन्होंने स्क्रैच से काम को देखा होगा, कहाँ जब यहाँ पर कुछ नहीं होगा और अब यहाँ पर 16 लाख लोग आ चुके हैं उसको देखा है। तो निश्चित तौर पे आपके लिए भी बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन ये रहता होगा। आप इट इज कमिंग टू एन एंड। ये आप देख सकते हैं ये इंडिया पवेलियन का ही हिस्सा है जहां पर वर्ड ऑफ हर्ब्स है कि भारत में जड़ी बूटियां की जो शक्ति है वो कितनी बड़ी शक्ति है। दुनिया को ये शक्ति चाहिए, ये उसकी शक्ति को दिखाया गया है कि भारत की जड़ी बूटी यानी हर्ब पावर जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। हम हिंदुस्तान में इन चीजों को बहुत छोटा छोटा समझते हैं, हमें समझता है कि ये तो है, लेकिन तुलसी का क्या महत्व है, लेमन ग्रास का क्या महत्व है और एलोवेरा का क्या महत्व है, ये शायद हमें रियलाइज करने के लिए विदेशी कंपनियों को आना पड़ रहा है। लेकिन हम अपनी शक्ति को रियलाइज करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक व्यक्ति अपनी शक्ति को रियलाइज नहीं करता, एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं आपको। मुझे किसी स्वामी जी ने बताया कि अगर आप विश्व गुरु हो तो आपको विश्व गुरु की तरह दिखना चाहिए। यू हैव टू सेट द एजेंडा। अगर आप अपनी चीज को यहां देखोगे तो वो यहां दिखेगी, अपनी चीज को यहां देखोगे तो वो यहां दिखेगी, अपनी चीज को यहां देखोगे तो दुनिया उसको ऊपर देखेगी। दैट्स द पॉइंट। और इसी पॉइंट के साथ मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को, आपको आगे बढ़ना चाहिए। शायद आपको एक मोटिवेशनल स्पीच नजर आ रही हो, लेकिन मैं आज आपसे जो संवाद कर रहा हूं ये हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, देशभक्ति के लिए नहीं, देश के लिए बड़ा जरूरी है। क्योंकि देशभक्ति तो तभी आती है जब आप उस देश में बिलीव करते हैं। और अब ये सीढ़ियां जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही हैं, आपको मैं बता दूं, अब मैं आपको इंडिया पवेलियन के ऐसे फ्लोर पे लेके जा रहा हूं जो फ्लोर देखकर आपको बड़ा अद्भुत लगेगा, बड़ा जबरदस्त लगेगा। तो स्पेस से अब हम चल रहे हैं अपनी संस्कृति की तरफ, अब हम चल रहे हैं अपनी कल्चरल पावर की तरफ। जैसा मैंने बताया ये भारत की कल्चर पावर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अब इंडिया पवेलियन के सेकंड फ्लोर पर हूं और यहां पर ये काशी विश्वनाथ धाम है। वो काशी विश्वनाथ धाम जो बनारस के तट पर है, वो काशी विश्वनाथ धाम जो महादेव की धरती पर है, वो काशी विश्वनाथ धाम जिस काशी विश्वनाथ धाम को हमने देखा वो कितना अद्भुत कितना अद्भुत बना है। और वो इंडिया पवेलियन का बड़ा हिस्सा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम है, यहां पर आपको और भी मंदिर देखने को मिलेंगे, और भी कल्चरल ताकतें देखने को मिलेगी। अब मैं मौजूद हूं सन टेम्पल कोणार्क के मॉडल के पास। बहुत ही खूबसूरत मॉडल ये बना हुआ है और ये भी इंडिया पवेलियन का बड़ा हिस्सा है। मैंने बोला था आपको ये जो इंडिया पवेलियन का हिस्सा है आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा। और ये है रण की वाव, पाटन, गुजरात। तो एग्जैक्ट उसका रेप्लिका है। ये हम कह सकते हैं इन्वर्टेड टेम्पल है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द फाइनेस्ट टेम्पल्स इन गुजरात। इसको उसका हम मायना दे सकते हैं। बहुत ही परफेक्शन के साथ इसको बनाया गया है। रण की वाव पाटन को बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है और इसके अंदर करीब करीब 800 स्कल्पचर का इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। और जहां हम अपनी हेरिटेज और कल्चर की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड की हमारी हेरिटेज है। राज कपूर साहब की आवारा है, तो मनोज कुमार की वो कौन थी है, कुर्बानी है, फिरोज खान और विनोद खन्ना की, उसका भी एक दृश्य आपने देखा अभी। और ये है हम्पी का स्टोन चैरियट। इसको मोस्ट पॉपुलर स्टोन चैरियट ऑफ इंडिया माना गया है। और साथ ही साथ हम्पी का एक दिस इज द ज्वेल ऑफ हम्पी और यूनेस्को
वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको गिना गया है, तो ये भी इंडिया पवेलियन का एक हिस्सा है। और अब मैं इंडिया पवेलियन के उस हिस्से में जा रहा हूं जहां पे आज के भारत की बात है, जहां पे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया की बात है। अब इंडिया पवेलियन के उस हिस्से की बात है जहां पर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात हो रही है। भारत का उत्थान कैसे होना है, भारत में बदलाव कैसे होना है, उसकी बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर मेक इन इंडिया का शेर गरज रहा है। हालांकि जो ये शेर है, इसके गरजने का मतलब है भारत में नौकरी बढ़ना। इस शेर के गरजने का मतलब है दुनिया में भारत की ताकत को बढ़ना। इस शेर के गरजने का मतलब है भारत के अंदर ग्रोथ होना। इसलिए ये मेक इन इंडिया बड़ा महत्वपूर्ण है। इस देश में, हमारे देश में, भारतवर्ष में कुछ नेता मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं क्यों। सोचिए आप, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ा के क्या हासिल होगा? क्योंकि मेक इन इंडिया इस देश के युवा का सपना है और इसीलिए इस फ्लोर को ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस पूरी पवेलियन की इस गैलरी को ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया गैलरी का नाम दिया गया है। तो इस शेर के चक्के घूमेंगे तो भारत के चक्के घूमेंगे। और इसीलिए मैंने बोला, योगा, हमारी कल्चरल ताकत, हमारे मंदिर, जिसमें हरमिंदर साहिब भी है, जिसमें प्रभु राम का मंदिर भी है, जिसमें कोणार्क टेम्पल भी है, जिसमें हम्पी भी है, जिसके अंदर काशी विश्वनाथ धाम भी है, उसके मायने क्या है? योगा और अब मेक इन इंडिया। और अब मैं उस हिस्से में हूं इंडिया पवेलियन के जहां पर बहुत भीड़ लगी हुई है। ये वो इंडिया पवेलियन का हिस्सा है, वो गैलरी है जहां पर आपको एक कुर्सी दिख रही होगी, एक व्यक्ति बैठे हुए वो दिख रहे होंगे, लेकिन उनके बगल में एक जगह खाली दिख रही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये है कि इसी जगह पे प्रधानमंत्री मोदी दिखेंगे 3D टेक्नोलॉजी के जरिए। तो लोगों की भीड़ है ऐसी फोटो खिंचवाने के लिए जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक सरदार जी है, वो आए हुए हैं, तो उनसे थोड़ा संवाद करते हैं। सर, तो आपकी फोटो हो गई, आपकी फोटो क्लिक हो गई है? हो गई है। तो कहाँ पे आप? यहीं दुबई के रहने वाले? शाहजहां में रहने वाले। तो स्पेशली फोटो खिंचवाने के लिए आए या इंडिया पवेलियन देखने आए? तो फोटो खिंचवाने का शौक था, इधर देखा तो शौक पड़ा, मोदी साहब के साथ फोटो खिंचवाएंगे। तो मोदी साहब के साथ फोटो हो गई। मेरा फेवरेट है, हमारा नंबर 1 मिनिस्टर, हमारा प्रधानमंत्री आज तक। तो आप इंडिया पवेलियन आए थे या सिर्फ फोटो खिंचवाने आए थे? नहीं, हाँ। पूरा हमारा इंडिया जो कल्चर है पूरा देखने के लिए आए थे। अच्छा, हमने देखा है, लेकिन अभी नया स्टॉक खुला है तो देखने के लिए आए। तो यहाँ पर मोदी जी के साथ तस्वीर खिंचवाने वालों की तो भीड़ लगी हुई है। तो आपका मन करा खिंचवाने का? क्यों? मैं मोदी से प्यार करता हूँ। आई लाइक मोदी। यू लाइक मोदी? मोदी क्या अच्छा लगता है मोदी जी ने? मोदी ये भी थी, जो भी वो एक बात को वर्ड बोलते हैं ना, उसको पूरा उतरते हैं, इसलिए मुझे मोदी अच्छा लगता है। जो जवान पे बात है वो करके दिखाते हैं। जी, तो जुबान पे बात है वो करके दिखाते हैं, यही वो प्रैक्टिकल करते हैं। यही पॉपुलैरिटी है नरेंद्र मोदी की, जो उनको सबसे अलग बनाती है। यानी आपका शुभ नाम? अमरीक सिंह। अमरीक सिंह साहब कह रहे हैं कि मोदी जी के जो जुबान पर बात होती है वो करके दिखाते हैं, यही बताता है। और मैं आपको बताऊं, मैंने मेरे आपसे पहले तो बात नहीं हुई, ये आप बैठे हुए थे अचानक और मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि इधर बहुत ज्यादा भीड़ है। तो क्यों भीड़ है पता लगाया जाए, तो पता लगा कि क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आएगी तो लोगों की भीड़ है। तो आप लोग भी मोदी जी के साथ इसमें देखिए, आप हर एज ग्रुप के साथ है, हर एज ग्रुप के लोग हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, अमरीक साहब भी हैं। तो आप मोदी जी के साथ तस्वीर, जय भारत माता की जय। तो आप मोदी जी की तस्वीर खिंचवाने के लिए एकदम आए हुए हैं? कब से खड़े हैं? कितनी देर से खड़े? हम आधे घंटे से खड़े हैं। आधे घंटे से खड़े हैं। चलिए, अच्छी बात है। और भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं। सोचिए दुबई के अंदर। तो ये है भारत की, नए भारत की शक्ति। जय। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये दुबई की धरती है जहाँ पे भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की जो कल्चरल पावर है, भारत की जो स्पिरिचुअल पावर है, वो वाकई बहुत जबरदस्त है। और उसके साथ जब जुड़ती है भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की स्पेस पावर, तो भारत अनस्टॉपेबल होता है। और अब हम इंडिया पवेलियन के उस गैलरी में मौजूद हैं जहां पर हरमिंदर साहिब है, यानी गोल्डन टेम्पल है, और श्री राम का मंदिर भी है, यहाँ पर जामा मस्जिद भी है। हरमिंदर साहिब जो कि अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब के अंदर है, उसका रेप्लिका यहाँ पे बना हुआ है, वो है। साथ ही
जो प्रभु राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर, उसका 3D मिनिएचर है यहाँ पर। किस तरह से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, लोगों की भीड़ है यहाँ पर देखने के लिए। और श्री राम का वो मंदिर जो 500 साल बाद या फिर कहें तो 50 साल की तो लीगल बैटल के बाद बन रहा है, उसका रेप्लिका है ये। और उसके साथ यहाँ पर जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद तो पुरानी दिल्ली में स्थित है। ये है बैप्स का वो हिंदू टेम्पल, आबू धाबी हिंदू मंदिर, जिसको कि हमने इसी कार्यक्रम में आपको दिखाया भी है। यहाँ पर गंगा, जमुना, सरस्वती सबका मेल होगा, इसका संगम भी होगा। ये मंदिर का रेप्लिका यहाँ पे बना हुआ है, उसका 3D एनिमेशन यहाँ पे करके बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से। ये जो ये दिख रहा है एक्चुअली ये रेत है, तो ये रेत के अंदर ये अद्भुत मंदिर खड़ा होगा। और इसके नीचे की जो जमीन है, जैसा मुझे कल स्वामी जी ने बताया उधर, कि उस जमीन के नीचे भी पत्थर निकला है, तो ड्रिल 1 मीटर ही करना पड़ा है, उससे ज्यादा करना नहीं पड़ा। वाकई ये चमत्कार है। रेगिस्तान में ये मंदिर, आबू धाबी में ये मंदिर बहुत बड़ा चमत्कार है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आज इस समय मैं यूएई यानी दुबई में मौजूद हूं और मेरे साथ कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी मौजूद हैं। पीयूष जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 नेटवर्क पर। भारत दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस वक्त हम दुबई में हैं। क्या हम कह सकते हैं कि भारतीय इकोनॉमी की धाक अब काफी मजबूत हो रही है या अभी समय लगेगा? प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के लिए एक बड़ा दूरगामी परिणाम देने वाला योजना सोच के अलग अलग कार्यक्रमों को देश के समक्ष रखा है, जिसको हम पूरे भारत में क्रियान्वयन कर रहे हैं, उसको देखते हुए मेरा अटूट विश्वास है कि भारत विश्व की 3री लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में अगले दशक में सफल होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को अलग अलग रूप से और बढ़त देने के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 100 लाख करोड़ से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आधारभूत सुविधाओं में निवेश होगा, जिसका लाभ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने में होगा, भारत के उद्योग को और ज्यादा सक्षम बनाएगा। पीएम गति शक्ति योजना के तहत ये इंफ्रास्ट्रक्चर समय पे लगे, अच्छा बने। अलग अलग एफटीएस के तहत हमारी विश्व में प्रभाव बढ़े। तो एक प्रकार से एक होलिस्टिक विजन लेके ये सरकार काम कर रही है। एक दुबई एक्सपो भी लगा हुआ है, लगभग 6 महीने उसे हो गए हैं। इंडिया पवेलियन का रिस्पांस कैसा है? क्योंकि भारत में लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये एक्सपो कितना महत्वपूर्ण था और निवेशकों को कितना खींच पाया है। अमिश जी, आपको जान के खुशी होगी कि भारत का जो पवेलियन था दुबई एक्सपो में, वो शायद पूरे दुबई एक्सपो में सबसे ज्यादा विजिटर्स को आकर्षित कर। ये तो देश के लिए वाकई गर्व की ये वास्तव में देश के लिए गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा था कि एक मिनी इंडिया वहां पे आप बताइए, लोगों को पूरा दिखे कि भारत की क्या इतिहास है, वर्तमान में क्या क्या हो रहा है और एक क्या क्षमताएं हैं भारत की, आगे जाके हम क्या देश की कल्पना करते हैं। तो चाहे वो हमारी पारंपरिक धरोहर हो, चाहे वो आज का विकासशील भारत जो तेज गति से बढ़ रहा है, या भविष्य का भारत जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन से लेके एक प्रकार से विश्व में बड़ी अति आधुनिक अर्थव्यवस्था, अति आधुनिक व्यवस्थाएं बनाने की जो सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कल्पना है, वहां पे वो हमने विश्व के समक्ष रखी है। और मैं तो हर हफ्ते मॉनिटर करता था। आपको जान के खुशी होगी कि हाल में तो अब 20-22 हजार विजिटर्स रोज हमारे इंडिया पवेलियन पे आ रहे हैं। पहले भी शुरुआत में 10, 15, 12 हजार तक गए थे, फिर थोड़ा कोविड आने के कारण गिरा, लेकिन आज तो 20 हजार। एक सवाल ये कि क्योंकि आप कॉमर्स मिनिस्टर हैं, फीडबैक किस तरह से आया? लोगों का फीडबैक क्या है नए भारत के बारे में? ये जरूर देश भी जानना चाहेगा कि बाहर, भारत से बाहर क्या सोचा जा रहा है।
क्या महसूस किया जा रहा है? अलग अलग प्रकार से हमने फीडबैक भी लिया है। वहां पे जो लोग निकलते हैं देखने के बाद जी, उनसे भी चर्चा होती है। डेडिकेटेड टीम सर्वे के हिसाब से उनसे बातचीत करती है और लगभग ये देखने को मिल रहा है कि कई सारी चीजें लोगों को कल्पना नहीं थी भारत के बारे में। कई चीजें ऐसी हैं जो लोगों को गलत फहमियां थी भारत के बारे में। मैं समझता हूँ ये देखने के बाद क्या क्या गलत फहमी? जैसे आज भी कई विकसित देशों को पता नहीं है कि भारत टेलीकॉम सेक्टर में कितना आगे चला गया है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में आज विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में है। स्टील इंडस्ट्री में मोस्ट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री भारत में है। भारत स्वच्छ होते जा रहा है। भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज विश्व स्तरीय है, जो आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा जिस प्रकार के एक्सप्रेसवेज वगैरह से सुशोभित वहां तो इतिहास बन गया। वहां तो मतलब 37 साल बाद कोई मुख्यमंत्री रिपीट हो गया। वहां पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 5 साल पूरी सरकार चला और वापस सरकार आ गई ने और फिर आई है। ये अपने आप में नहीं, उत्तराखंड में भी उसी तरह का इतिहास है। तो ये दर्शाता है कि भारत बदल रहा है। और अगर इसको एक वाक्य में अगर इसको कैप्चर करना जी तो जो दुनिया को लगता था कि गुड इकोनॉमिक्स डज नॉट मेक फॉर गुड पॉलिटिक्स इन इंडिया, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बदल के लोगों को सिद्ध कर दिया कि गुड इकोनॉमिक्स कैन ऑल्सो बी गुड पॉलिटिक्स। लेकिन आपके क्रिटिक्स तो दूसरी तरह के ब्लेम लगाते हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, क्योंकि आपने जो 4 राज्यों में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है उसकी बात करी, क्या आपको लगता है, क्योंकि उसके बाद ये पहला आपका विदेश दौरा होगा उस बड़ी जीत के बाद, तो खास तौर पर इन्वेस्टर्स का किस तरह का फीडबैक आया? बिकॉज एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा मैंडेट आया है 4 स्टेट्स के अंदर, 4 राज्यों के अंदर। स्वाभाविक है कि निवेशक देखते रहते हैं कि परिस्थितियां कैसी इवॉल्व हो रही हैं अलग अलग देश में। उसके हिसाब से उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, बढ़ता है। पर हमने देखा है कि गत 7 वर्षों में लगातार हर वर्ष भारत में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बढ़ते जा रहा है और ऐसा बढ़त हो रही है कि हम हर वर्ष ऐतिहासिक एफडीआई भारत में ला पा रहे हैं, पुराने को रिकॉर्ड को तोड़ पा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि आज पूरे विश्व में कोविड होने के बावजूद लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत में जाएं, भारत में निवेश करें, वहां फैक्ट्रियां लगाएं। एक भारत की अपनी बड़ी मार्केट है, लेकिन साथ ही साथ भारत एक विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था बन रहा है। भारत से निर्यात बहुत बड़े रूप में बढ़ 4,000 बिलियन डॉलर के पास, 400 बिलियन डॉलर, माफ करिए 400 बिलियन डॉलर को क्रॉस किया। इट इज अ बिग नंबर। इतिहास का सबसे बड़ा निर्यात का नंबर है। 30 लाख करोड़ निर्यात भारत ने किया। तो एक जिसको कहते हैं एक पड़ाव पार किया। एक कई वर्षों से 400 बिलियन थोड़ा एल्यूसिव था, तो ये पड़ाव 400 का पार किया। और जो मैं उत्साह आज निर्यातकों में, उद्योग जगत में देख रहा हूँ, एमएसएमई सेक्टर में देख रहा हूँ, किसानी क्षेत्र में देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ अब भारत आगे बढ़ेगा। एक चीज, क्योंकि कोविड की बात करी आपने, कोविड के बाद जो रिकवरी पाथ है इंडियन इकोनॉमी का, क्या आपको लगता है इट इज ऑन राइट ट्रैक? क्योंकि ग्लोबली बहुत चीजें दोबारा एक बार इफेक्ट कर गई हैं। देयर इज अ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। क्या आपको लगता है उन सबका इंपैक्ट आएगा? ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, भारत के अंदर भी तेल की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, फ्यूल प्राइसेस। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलग अलग देश फिर एक बार कोविड में जूझ रहे हैं। एक शंका तो है ही कि इस प्रकार की चीजें आगे अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर बनाएंगी। लेकिन मैं समझता हूं आज विश्व ने यह भी देखा कि भारत ने कैसे गत 2 वर्षों में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुलझे हुए तरीके से अपने लोगों की जान बचाई, कोविड की तैयारियां की, कोविड की हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं बनाई, पर साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी पटड़ी पे लाए, अर्थव्यवस्था को भी कैसे संभाला। और मैं समझता हूं ये भी एक प्रकार से विश्व में एक अच्छा संदेश गया है कि भारत इज द प्लेस टू बी। एक आपने पार्लियामेंट में, क्योंकि आप लीडर ऑफ द हाउस हैं राज्यसभा के, आपने पार्लियामेंट में कहा था अपने वक्तव्य में कि जो चीज अच्छी होती है उस पर राजनीति क्यों करें, क्यों नहीं हमें ये संदेश, हम सब अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व करें। इससे आपका तात्पर्य क्या था? पॉलिटिकली इसको देखा जा रहा है कि आपका तंज ये कांग्रेस पे था, विपक्ष पे था? देखिए, हम आज यूएई में बैठे हैं जी, हम भारत की बात करें, राजनीति से परे रहें जी।
और So वास्तव why you में said that? मेरा कहने का तात्पर्य तो बड़ा स्पष्ट था कि आज जो उपलब्धि है, समझो $400 बिलियन जी। का एक्सपोर्ट हुआ है। अब ये कोई मेरी व्यक्तिगत प्रधानमंत्री जी और उनके सरकार की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये हर देशवासी की उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बड़े अचीवमेंट का जो पूरा श्रेय है वो भारत के किसानों को दिया, हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग MSME सेक्टर को दिया, हमारे उद्यमियों को दिया, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों को दिया। तो एक प्रकार से ये स्पष्ट है कि भारत की उपलब्धि है। इट इज द कलेक्टिव वर्क, सबका प्रयास, 135 करोड़ भारतीयों का प्रयास, जिसके कारण हमने विश्व का विश्वास जीता। और आज विश्व देख रहा है कि भारत तेजी से जो विकास कर रहा है उसमें वो भी अपने आप को जोड़ना चाह रहे हैं। जी, क्योंकि हमने देखा धारा 370 हटी, उसके बाद पहली बार यूएई के निवेशक गए कश्मीर में निवेश करने के लिए, उन्होंने मनोज सिन्हा से मुलाकात करी। उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप अब इस विजिट पे भी हैं, दिस इज अ हिस्टोरिक विजिट, व्हाट डू यू से? वास्तव में ये सिलसिला यूएई के कई निवेशक जी काफी समय से भारत की तरफ और विशेषकर जम्मू कश्मीर की तरफ भी आकर्षित हुए थे, लेकिन बीच में कोविड आने के कारण कुछ समय के लिए उनका वहां पे आना, ट्रैवल करना संभव नहीं हो पाया। जैसे ही वो आ पाए और जब उन्होंने देखा कि कितनी संभावनाएं हैं जम्मू कश्मीर में, तो फिर तो देयर इज नो स्टॉपिंग इट। इतना उत्साह है यूएई में लोगों का कि वो भारत में निवेश करें, और विशेषकर जम्मू कश्मीर जो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है, जहाँ पे लोगों में भी बड़ा उत्साह है कि हम अब आगे विकास तेज गति से अपने वैली में लाएं, अपने जम्मू क्षेत्र में लाएं। लेह लद्दाख में भी संभावनाएं, खासतौर पे नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, कई सारी चीजें सबको दिख रही हैं। तो ओवरऑल भी जो जम्मू कश्मीर में आज निवेश होने की संभावना है, भारत से, यूएई से और अन्य देशों से भी, वो बढ़ते जा रही है। हमने एक बहुत अच्छी स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय श्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर की अनवील की थी, उसके तहत भी मुझे लगता है बड़ा निवेश जम्मू कश्मीर में आएगा। जी, मेरा आखिरी सवाल होगा, क्योंकि महंगाई को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वो विषय अभी है या फिर इस पर राजनीति ज्यादा हो रही है, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने लगा? कई सारी चीजों में तो महंगाई रोकने में हम सफल हुए हैं। जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि आलू प्याज के दाम कैसे चढ़ जाते थे, किस प्रकार से दालों के या एडिबल ऑयल्स के दाम, तिलहन के दाम कैसे बढ़ते थे। तो मैं समझता हूं कि हम अच्छी मात्रा में दामों को निरंतर में रखने में सफल रहे हैं, बावजूद कि दुनिया में आज महंगाई एक बड़ा संकट है, क्योंकि यूक्रेन रशिया के बीच जो हो रहा है उसके कारण भी बड़े मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमोडिटी प्राइसेस बहुत हाई है, पेट्रोलियम वगैरह। उल्टे कहा जा रहा है कि शायद 100 साल बाद इतना ज्यादा कमोडिटी प्राइसेस में उछाल आया। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां जो हैं वो बड़ा स्वाभाविक है, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से ये दाम इतने बड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ भारत ने फिर भी काफी कुछ नियंत्रण रखने में सफलता पाई। थैंक यू पीयूष गोयल जी, आपने न्यूज 18 को अपना समय दिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे पीयूष गोयल, जिन्होंने बेबाकी से काफी सारे सवालों का जवाब दिया। ये संवाद इसलिए आवश्यक था कि देश जाने कि देश की सरकार उनके लिए और अपने देश के लिए क्या कुछ कर रही है। नमस्कार।